Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome back to Secrets of Physics. I am your physics teacher Rabia Babar और हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और आज है उसका लेक्चर नंबर आई थिंक 9 है लेक्चर नंबर 9 क्योंकि अब लेक्चर के अंदर से भी लेक्चर्स बनना शुरू हो गए। पहले नोट्स के अंदर से नोट्स बनते थे और अब लेक्चर के अंदर से भी लेक्चर बन रहे हैं 5.12। तो अब मुझे याद नहीं है कौन सा लेक्चर है खैर, और मुझे तो शक पड़ रहा है कि हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई किस तरीके से गई थी, क्योंकि जब आप दोबारा से चीज़ों को गो थ्रू करते हो ना तो आप बड़े ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पढ़ रहे होते हो। अब ये सब मेरे नोट्स के अंदर नहीं था जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, मतलब मैं और इन डेप्थ स्टडी की तरफ जा रही हूँ। आज हमने कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच का डिफरेंस करना, ये हमें नोट्स में नहीं है, टीचर ने नहीं पढ़ाया। मुझे तो शक हो रहा है टीचर ने हमें किस तरीके से पढ़ाया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो वैसे चाइना गई हुई हैं PhD करने। तो खैर आज हम इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच का जो है वो डिफरेंस करेंगे। बहुत ही मज़े का डिफरेंस है। हम जब डिटेल में स्टडी करते हैं ना तो वो वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और चीज़ों के अंदर से चीज़ें खुलती हैं, टॉपिक्स के अंदर से टॉपिक्स खुल रहे होते हैं। अब इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच का जो डिफरेंस है वो इट्सेल्फ इतना बड़ा डिफरेंस है, लाइक आप 2 घंटे ईजीली इसके बारे में बात कर सकते हो, बट 2 घंटे का टाइम है नहीं ना। मुझे होता है वीडियो शॉर्ट बनानी है, ठीक है, 5 मिनट स्टार्ट के बातों में लग जाते हैं, 5 मिनट एंड में बातों में लग जाते हैं, ठीक है, बीच में 30 मिनट की एक्सप्लेनेशन होती है, तो वो इतनी लंबी वीडियो हो जाती है ना, मुझे फिर ये चीज़ ठीक नहीं लगती। तो इसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स निकलेंगे, लेकिन हम उसकी अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम सरसरी सा जो है ना, जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच का डिफरेंस। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। ये तो हमें पता है, तो बच्चों वाली बात है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि इसकी ये जो है ना वोल्टेज पे रिलाई कर रहा होता है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो ये कि ये वोल्टेज पे रिलाई कर रहा होता है, जबकि ये करंट के चेंज करने पे रिलाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी एनर्जी को स्टोर करता है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज के चेंज करने से जितना वोल्टेज चेंज होगा उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनेगी, ठीक है। अब लेट से हमारे पास ये एक कैपेसिटर है। इनिशियली क्या होता है कि ये 2 हमारे पास मेटल रॉड्स होते हैं, ठीक है, और जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुए होते। जैसे हम इसके साथ बैटरी लगाते हैं, अब आप 6 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, 9 वोल्ट की लगा सकते हैं, 12 की लगा सकते हैं, जितने की भी आप इस पर बैटरी लगाएंगे, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के जो है वो इधर लेके जाएगा, ठीक है। अगर कन्वेंशनल करंट की बात इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स खींच के क्या करेंगे, इधर आएंगे और उतने ही पॉजिटिव चार्जेस इधर बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये कि जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल किसका हो जाएगा, हमारे इन रॉड्स का हो जाएगा, और इन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब देखें ये बीच में एयर है, ठीक है, एयर इज एन इंसुलेटर। एयर जो है इंसुलेटर का काम करेगी और वो चार्जेस को मिलने नहीं देगी। जब 2 चार्जेस नहीं मिल पा रहे, उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये चार्जेस यहाँ पर स्टोर हो गए, ठीक है, यहाँ पर चार्जेस स्टोर हो गए। अब देखिए 9 वोल्ट है, यहाँ पर भी 9 वोल्ट आ जाए, यहाँ पर भी 9 वोल्ट आ जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, अब ये किस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होता है। इसकी जो कैपेसिटेंस है बेसिकली वो हम किस तरीके से मेजर करते हैं, Q/V से, और ये जो V है ना, ठीक है, ये V डिपेंड कर रहा होता है इस कैपेसिटेंस से। ये V बेसिकली वोल्टेज जो है ये काम कर रहा होता है एनर्जी के स्टोरेज का। अब अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर जो है मेनली किस पे रिलाई करते हैं, करंट पे। हमने पिछली वीडियो पे भी इंडक्टर पे बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करवाते हैं, किस तरीके से कराते हैं, उसमें सारा हमने एम्पेयर लॉ, फैराडे लॉ और लेंज़ेस लॉ वगैरह सबके बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको इंडक्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखें। अब जो मेन पॉइंट है कि इंडक्टर जो है दे डोंट लाइक चेंज, उन्हें चेंज नहीं पसंद। जहाँ भी कहीं करंट चेंज होगा वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाते हैं।
अब इंडक्टेंस जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही होती है, इसका फॉर्मूला किस तरह है, V ओवर L इज इक्वल्स टू V ओवर डी आई बाई डी टी, मतलब चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है कितना करंट चेंज हो रहा है कितने टाइम के अंदर। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि ये स्टोर करता है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इन दो चार्जेस के बीच में, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज का काम करती है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एनर्जी स्टोरेज का काम करती है। जिस तरीके से हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं क्या करते हैं, वो ट्रांसफार्मर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उनमें कहीं भी कोई इंटरेक्शन नहीं होता, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। आप एक कह लें वायरलेस उसकी तरह, कम्युनिकेशन की तरह, ठीक है। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। एंड द मेन थिंग, कैपेसिटर किस चीज़ पे रिलाई कर रहे होते हैं एनर्जी स्टोरेज के लिए, यहाँ पे वोल्टेज पे रिलाई कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी व्हेन फुली चार्ज्ड। कैपेसिटर जो है, ये पानी है या पसीना है, ओहो मेरे नोट्स गंदे हो गए। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी व्हेन फुली चार्ज, कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक कर देता है डीसी को जब वो फुली चार्ज हो जाता है और वो एक ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये चीज़ बच्चों को समझने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमारे पास दो मेटल रोड्स हैं और ये अनचार्ज्ड है। जब आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ उड़ के किधर आते हैं, इधर, ठीक है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आया। जिस हिसाब से हमें यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है उस हिसाब से चार्जेस जो है वो मूव करना शुरू होते हैं और इसके बराबर कर लेते हैं। अब जब ये बिल्कुल फुली चार्ज हो गया, इसके पास तो और गुंजाइश ही नहीं है चार्ज होने की, ऐसा ही है ना। तो जब इसके पास गुंजाइश नहीं है चार्ज होने की तो उसने क्या और चार्ज होना है, वहाँ पर आप ये समझे कि कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वो एक ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है, वो ऑफ के तौर पे काम करता है, वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है जब ये फुली चार्ज हो जाता है। आपने ये चीज़ नोट की होगी, चार्जर्स के अंदर क्या होता है, 100% जब बैटरी हो जाए ना तो वो खुद ब खुद चार्जर डिस्कनेक्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता, हो जाता है ना। तो बिल्कुल इसको इस तरीके से समझें कि कैपेसिटर जो है जब वो फुली चार्ज हो जाता है तो मजीद उसने क्या चार्ज होना है, उसकी एक लिमिट है, तो वो ब्लॉक कर देता है डीसी करंट को, ठीक है। और वो एक ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, इंडक्टर अलाउ डीसी टू पास फ्रीली। इंडक्टर जो है वो डीसी को ही तो अलाउ करता है क्योंकि इसको चेंज पसंद ही नहीं होता। इंडक्टर जो है ये ऐसी हमारे पास अप्लायंस है, एक ऐसा पैसिव कंपोनेंट होता है जो कि अलाउ करता है डीसी को अलाउ करता है क्योंकि इसको चेंज नहीं पसंद। जैसे ही मैं इसके वोल्टेज को चेंज करूंगी 9 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, फिर 7 वोल्ट, ये क्या करेगा, ये एक बैक ईएमएफ जनरेट करना शुरू कर देगा, उसी की अपोजिंग फोर्स जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर मैं इतना ज़्यादा करंट को चेंज करूं, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा करंट को। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ डीसी टू पास फ्रीली। अच्छा, ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करता है। आप बिल्कुल इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक वायर नहीं है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वायर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाते हैं, एक वायर बन जाते हैं, ठीक है, और करंट को इजीली पास करवा देता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये करंट को इजीली पास कराता है, डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को, ठीक है, जो चेंज नहीं कर रहा होता। और ये जो है चेंजिंग करंट को ब्लॉक कर दे, ये डीसी करंट को जो है क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो फुली चार्ज हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंटली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हो रही है इन द केस ऑफ एसी तो ये कभी भी उसको ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। जब ये फुली चार्ज हो जाए, जब इसका पेट भर जाए, तब ये उसको ब्लॉक कर देता है और मजीद खाना नहीं खाता। ओके, थर्ड पॉइंट इज कैपेसिटर अलाउ हाई फ्रिक्वेंसी एसी टू पास। पीछे हमने डीसी की बात की थी, ठीक है, डीसी करंट की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं एसी करंट की। कैपेसिटर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट को पास करने देता है, ओके, जबकि इंडक्टर अलाउ डीसी एंड लो फ्रिक्वेंसी एसी टू पास। यहाँ पे एक फनी सी डायग्राम बनाई जाती है, ठीक है, कि ये हमारे पास कैपेसिटर है ना, तो ये इजीली इधर से पास कर जाएगा,
एसी करंट जो है ना, एसी साइन वेव, जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है एसी की, वो इजीली इस कैपेसिटर में से पास कर जाएगी क्योंकि यहाँ पर वो कैविटी है एयर की वजह से, ठीक है। लेकिन हम इस डायग्राम को थोड़ा ब्रेक करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फनी सी डायग्राम है इसका मतलब क्या है। अगर ये हमारी एसी वेव है, ठीक है, और हम इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक करें, ठीक है, 0 से पॉजिटिव, ठीक है, पहले हमारा जो करंट था वो 0 से पॉजिटिव हुआ, फिर वो पॉजिटिव से 0 हुआ, फिर वो 0 से नेगेटिव हुआ और देन नेगेटिव से दोबारा 0 की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये एक एसी साइन वेव है जिसमें करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है, ठीक है। पहले वो पॉजिटिव से 0 होता है, फिर 0 से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से, इस तरह करके। तो अगर 0 से पॉजिटिव तक का टाइम है, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर जो है, अगर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो क्या हो रहा है, जो हमारा 1 पार्ट है, जो इसका पहला पार्ट है, उसमें चार्जिंग हो रही है, सी चार्जिंग। पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए इतने टाइम तक, लेट्स से कि ये 2 सेकंड का टाइम था, ठीक है। 2 सेकंड तक क्या हो गई, इसकी चार्जिंग हो गई। फिर अब एसी साइन वेव है, चेंजिंग वेव है, उसने क्या करना है, उसने अब अपने करंट को कॉन्स्टेंटली सेम तो नहीं रखना। अब वो क्या करेगी, पॉजिटिव से आएगी 0 की तरफ। जब उसका चार्ज पॉजिटिव से 0 की तरफ आ रहा है, उस टाइम पे क्या हो रही है, डी फॉर डिस्चार्जिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है ये बताने के लिए, यहाँ पे आप बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है। बल्ब इज ऑल्सो अ रेजिस्टर, फैन इज ऑल्सो अ रेजिस्टर। तो आप यहाँ पे बल्ब लगा लें, फैन लगा लें, तो उस टाइम पे क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है इसकी। जो चार्ज इधर एक्यूमुलेट हुआ था वापस वो किधर आ गया, इधर आ गया, और ये बिल्कुल 0 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 से हमारी जो साइन वेव है वो चेंज होकर क्या हो गई, नेगेटिव। तो पहले जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, अब पोलैरिटी चेंज हो गई और नेगेटिव में चार्जिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। नेगेटिव में चार्जिंग स्टार्ट हो गई। देन अगेन 4th पॉइंट पे क्या होगा कि डिस्चार्जिंग होगी। 4th पॉइंट पे दोबारा से जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो इसकी पोलैरिटी जो है वो बार बार रिवर्स करती है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में ही लगा रहता है ये कैपेसिटर जो है हमारा। इस वजह से ये अलाउ करता है हाई फ्रिक्वेंसी एसी को कि वो पास करे। हाई फ्रिक्वेंसी को क्यों करता है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन ये एसी को पास करने देता है, डीसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। क्योंकि डीसी में ना एक हद होती है, जो डायरेक्ट करंट है उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, और उसमें एक हद होती है भाई कि कैपेसिटर चार्ज हो गया, बस ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार जो है वो पोलैरिटी चेंज हो रही है। जब वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, देन मतलब चार्ज यहाँ पे एक सा नहीं रह रहा, ठीक है। पॉजिटिव से उसने 0 होना ही होना है, फिर 0 से नेगेटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव से दोबारा 0 में जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती रहती है। ओके, नाउ इन एन इंडक्टर में क्या होता है, इट अलाउ डीसी एंड लो फ्रिक्वेंसी एसी टू पास। हमें पता है कि इंडक्टर जो है वो चेंज को अलाउ नहीं करता, तो ये डीसी को तो इजीली फ्लो करवाता ही है, ठीक है, और लो फ्रिक्वेंसी के एसी को भी पास करने देता है। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये हाई फ्रिक्वेंसी एसी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है इसकी। मतलब करंट थोड़े से टाइम के अंदर, अगर ये 1 सेकंड की ड्यूरेशन है तो 1 सेकंड की ड्यूरेशन में ही करंट इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, इतने ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे जा रहा है, फिर वो फिर दोबारा से 0 पे आ रहा है, फिर नेगेटिव पे, फिर दोबारा से 0 पे। तो मतलब ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट है। इंडक्टर जो है वो क्या करेगा इस केस में, इन हाई फ्रिक्वेंसी एसी द करंट इज चेंजिंग डायरेक्शन रैपिडली वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। सो द इंडक्टर हैज़ टू फाइट कॉन्स्टेंटली। इंडक्टर जो है उसके अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है कि वो कहता है कि मैंने चेंजिंग करंट को अलाउ नहीं करना, ठीक है। जहाँ भी करंट चेंज हो रहा हो वो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, उतनी ही जो है वो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय न्यूटन थर्ड लॉ एंड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दो की वजह से, ठीक है, क्या करता है कि ये एक उतनी ही नेगेटिव फोर्स या अपोजिंग फोर्स जो कि बैक ईएमएफ कहलाती है उसको जो है वो क्रिएट करता है एंड इवेंचुअली ब्लॉक दी एसी करंट, और एसी करंट को ब्लॉक कर देता है। Okay, so the main question that arises is that if inductors don't like changing current, then why it allow low frequency AC voltage? लो फ्रिक्वेंसी के भी AC वोल्टेज को क्यों अलाउ करता है अगर इसको चेंजिंग करंट चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो आंसर इसका ये है कि ये DC करंट है ना, ठीक है, इस टाइम पे वोल्टेज इस तरीके से चेंज हो रहा है और करंट हमारा कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी एसी है, देखिए ये बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी एसी है, लेट्स से कि ये 2 सेकंड है, 2 सेकंड के अंदर हमारा जो वोल्टेज है वो चेंज हुआ 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 सेकंड बाद वो 1.2 चेंज हुआ, फिर 2 सेकंड और बाद वो 1.3 हो गया, 1.4 हो गया, ठीक है। 2-2 सेकंड के वक्फे से वो बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर राइज आ रहा है, फिर देन ग्रेजुअली वो फॉल कर रहा है। तो जो इंडक्टर है उसको इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा और ये बिल्कुल उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करेगा। अब दुनिया गोल है बेशक, लेकिन जब हम उस पर चलते हैं तो हमें तो फील नहीं हो रहा होता ना कि दुनिया कितनी गोल है, हमें तो ऐसे लग रहा होता है कि हम स्ट्रेट मूव कर रहे हैं। सेम केस विद द इंडक्टर, इंडक्टर को भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे कि एक डीसी करंट ही है, उसको इतना वर्क ही नहीं करना पड़ता। सो इट डज नॉट हैव टू अपोज मच करंट, तो उसके अंदर उस तरह से बैक ईएमएफ क्रिएट नहीं होती, उतनी जल्दी बैक ईएमएफ क्रिएट नहीं होती, आराम आराम से बैक ईएमएफ को जनरेट करता है और आराम आराम से जो है वो उसको अपोज करता है, इतना ज़्यादा अपोज नहीं कर पाता, ठीक है। तो लो फ्रिक्वेंसी एसी इज सिमिलर टू डीसी फॉर द इंडक्टर, इंडक्टर के लिए वो ऑलमोस्ट डीसी के तौर पे ही काम कर रहा होता है, समझ आई। अच्छा जी, अब इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड या फोर्थ पॉइंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है और इनके ग्राफ्स वगैरह क्या होते हैं, इसका एक अलग से इसकी वीडियो बनेगी पूरी, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है ना, इस पूरे इन सब पॉइंट्स की अलग अलग से वीडियो बन सकती है, क्योंकि ये इतने डिटेल्ड टॉपिक हैं और वैसे भी मेरे जैसा बंदा जिसको खैर बाद में बात करेंगे। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली क्या होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस होती है जो एसी करंट की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो सिंपल रेजिस्टेंस होती है ना, उसमें एसी की रेजिस्टेंस भी आ जाती है, एसी करंट से रेजिस्टेंस भी आ जाती है और डीसी करंट से भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होती है ना, रिएक्टेंस बेसिकली ये एसी की रेजिस्टेंस होती है बेसिकली, ऑपोजिशन टू दी एसी करंट। तो कैपेसिटर के पास जब एसी करंट जाता है तो वो किस तरीके से उसको करता है और इंडक्टर किस तरीके से उसको डील करता है, हम ये देखेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, एंड दिस अलाउ मोर करंट टू फ्लो। हमें बहुत इजीली पता है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी एसी को क्या करता है, पास कराता है। ऐसा ही है ना, हाई फ्रिक्वेंसी के एसी को क्या करवा देता है, ये पास करा देता है। तो जितनी ये ज़्यादा होगी उतनी कम रेजिस्टेंस ये मतलब देगा कैपेसिटर और उतना ही ज़्यादा करंट पास कराएगा। और ये इसकी एनालॉजी है जो कि मैंने बनाई है। ये डायग्राम जो है ये आपको क्लियरली ये चीज़ समझा रही होगी कि हाई फ्रिक्वेंसी है ना, मतलब एम्पलीट्यूड देखें कितना ज़्यादा है इसका, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वो ईजीली इस होल से या इस वैकेंसी से पास हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये बनाते नहीं है लेकिन फिर भी मतलब सिर्फ समझाने के लिए। इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस। अब इंडक्टर के केस में ऑपोजिट होता है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एंड नो करंट पासेस थ्रू द इंडक्टर एट हाई फ्रिक्वेंसी। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो ना, ये जो मैंने एरोज लगाए हैं ये फ्रिक्वेंसी के लिए हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी और इन दोनों का हम रिलेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का। और यहाँ पर भी हम फ्रिक्वेंसी और इसका रिलेशन चेक कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा ये जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, समझ आई है, क्योंकि उसने उतनी ही ज़्यादा बैक ईएमएफ जनरेट करनी है। तो जितनी ज़्यादा बैक ईएमएफ ये जनरेट करेगा, मेरे हाथ हमेशा ही गंदे रहते हैं, तो क्या होगा कि उतनी ज़्यादा ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसको और करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक है। अब ये जो मैंने एनालॉजी इस्तेमाल की है कि आप ये जो सोलिनॉइड है, इंडक्टर है हमारा, ठीक है, इसके अंदर से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है और लो फ्रिक्वेंसी के एसी भी इसमें से पास कर सकता है। देखिए अब अगर आप मतलब बच्चों के लिए समझाने के लिए अगर मैं इस तरह करूँ तो वो तो बाहर निकल रहा है ना उससे, ठीक है। अगर मैं हाई फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो सिर्फ आपने इस चीज़ को समझना है, इन दोनों डायग्राम्स को अपने दिमागों में बिठा लें। कैपेसिटर इस तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी को पास कराता है कि एक कैविटी होती है, एक वैकेंसी होती है, ठीक है, और सोलिनॉइड के अंदर से डायरेक्ट लाइंस जा सकती हैं या बहुत ही इस तरह की लाइंस जो कि जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा कम हो, ठीक है, यानी लो एसी को पास कराता है यहाँ पे ये हाई
एसी को पास कराता है। चले जी, अब इसके एप्लीकेशंस की तरफ आ जाते हैं। इन फिल्टरिंग सर्किट्स के अंदर अब देखिए फ़िल्टर करने का क्या मतलब होता है। फ़िल्टर करने का मतलब होता है छानना, ठीक है। तो जहाँ पर हमें डीसी को ब्लॉक करवाना हो और एसी को पास करवाना हो, वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, हम लगा देते हैं कैपेसिटर को, क्योंकि ये डीसी को ब्लॉक कर देता है आफ्टर बीइंग फुली चार्ज। आपको पता है ना ये बात। और तो और ये भी फिल्टर सर्किट में यूज़ होते हैं इंडक्टर। ये किस तरह के फिल्टर सर्किट में यूज़ होते हैं, जहाँ पर हमने ब्लॉक करना हो एसी करंट को, हाई फ्रिक्वेंसी के एसी करंट को ब्लॉक करना हो और डीसी को अलाउ करना हो, वहाँ पर इंडक्टर यूज़ हो जाता है। और जहाँ पर हमने डीसी को ब्लॉक करवाना हो, ठीक है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ये इसकी पूरी जो एप्लीकेशंस है ना, इन पर भी पूरी एक वीडियो बन सकती है, ठीक है। लेकिन हम इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अच्छा, टाइमिंग सर्किट्स के अंदर 555 टाइमर हमने जो आईसी पढ़ी थी, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि ये जो कैपेसिटर होता है ना, वो जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर होता है, वो क्या कर रहा होता है बेसिकली, वो ये चीज़ मॉनिटर कर रहा होता है कि कब तक लाइट ऑन रहेगी और कब तक लाइट ऑफ रहेगी। जितने टाइम पर वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, अपनी एनर्जी जो है वो निकाल रहा होता है, तो उस टाइम तक लाइट ऑन रहती है। जब वो बंद हो जाता है, उसकी जब चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है तो लाइट ऑफ हो जाती है। इस तरह होता है ना। तो एक तो ये टाइमिंग सर्किट्स के अंदर यूज़ होता है कैपेसिटर, फिल्टरिंग सर्किट के अंदर यूज़ होता है, कैमरा फ्लैशेस के अंदर यूज़ होता है, पावर बैंक्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है ये, ठीक है, जहाँ पर भी हमें कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एनर्जी की कुछ टाइम के लिए। कुछ हाइब्रिड कार्स होती हैं, उसके अंदर भी यूज़ होती है, ठीक है, यूपीएस वगैरह में भी यूज़ होता है, जहाँ पर भी हमें ना एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी चाहिए यूज़ करने के लिए। फिर ये ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर यूज़ होता है टू ट्यून अ डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी इन द रेडियो। रेडियो के अंदर एक ख़ास फ्रिक्वेंसी को जो है वो ट्यून करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि कुछ फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है, कुछ को अलाउ करता है। तो जिनको अलाउ करता है ना, जिन रेंज में फ्रिक्वेंसीज को ये अलाउ करता है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं रेडियो की, ठीक है, उनको ये अलाउ करता है, हम वो कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ट्यून कर सकते हैं रेडियो को, रेडियो की डिज़ायर फ्रिक्वेंसी को यूजिंग के कैपेसिटर। अब हम इंडक्टर की एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। इन ट्रांसफॉर्मर टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी बिटवीन सर्किट एट डिफरेंट वोल्टेजेस पे एक का वोल्टेज हाई होता है, ठीक है, प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से, दूसरे का वोल्टेज जो है वो कम होता है। तो डिफरेंट वोल्टेजेस पे भी ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो हमारे पास इंडक्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है, और वो एनर्जी को मैग्नेटिकली ट्रांसफ़र करा रहे होते हैं वायरलेसली। मोटर्स में और जनरेटर्स में जिधर भी कोई आपको कोयल नज़र आएगी ना, कोई सोलेनॉइड टाइप चीज़, वहाँ पे इंडक्टर लाजमी लगा होगा। मोटर के अंदर, जनरेटर्स के अंदर लगा हुआ होता है, चोक्स में लगा हुआ होता है टू ब्लॉक हाई फ्रिक्वेंसी एसी एंड अलाउ डीसी। चोक सर्किट होते हैं और उसके अंदर ये ब्लॉक करता है हाई फ्रिक्वेंसी एसी को और अलाउ करता है लो डीसी को। जिस तरह चॉक्स हमारे चार्जर के अंदर भी लगे होते हैं, वहाँ पर हमें चार्जर्स में जो है वो डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, ठीक है, इस वजह से चॉक्स के अंदर लगे हुए होते हैं। और फिल्टर सर्किट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ओके जी, सो दैट वाज इट। आज हमने कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच का डिफरेंस पढ़ा, और जो हमने डिफरेंस पढ़ा उस डिफरेंस के एक एक पॉइंट पे पूरी वीडियो बन सकती है। लाइक इतना ये डिटेल टॉपिक है कि रिएक्टेंस क्या होती है, ठीक है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है। फिर हमने इसके ग्राफ्स को देखा ही नहीं है, ठीक है, हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने कैपेसिटर के बारे में, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियोस पे हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी द स्टेन्स, ठीक है। मेरे दुपट्टे इस वजह से चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये गंदे हो जाते हैं, ठीक है। पहले कभी मेरे दुपट्टे इस तरह गंदे नहीं हुए, कभी भी गंदे नहीं हुए। बट इस बार जून में ऐसी गर्मी पड़ी है ना, जून और जुलाई में फिर भी मौसम ठीक था, बट जून में ऐसी गर्मी पड़ी है ना, सबकी चीखें निकल गई हैं। मेरे दुपट्टे भी गंदे होना शुरू हो गए, वरना मैं दुपट्टे चेंज नहीं करती, मैं सिर्फ कहती हूँ ब्लैक दुपट्टा हो, जस्ट ब्लैक, नथिंग एल्स। तो हम आगे, अभी हमने सिर्फ पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं। कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, इंडक्टर, रेजिस्टर, एलईडी, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ा। फिर आईसी के बारे में थोड़ा सा आप कह लें टच किया जस्ट, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी इतनी ज़्यादा फॉर्म्स हैं आगे, इतनी ज़्यादा मोड्स हैं आगे, वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किए, ठीक है। तो जब हम आरसी सर्किट पढ़ेंगे, एलसी सर्किट पढ़ेंगे, फिर
RLC सर्किट्स पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ लीड कर रही होती है, कौन सी लैग कर रही होती है, ठीक है। डिफरेंट एनालॉजीज़ को यूज़ करेंगे, तो हम ये सारा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ पे परेशान नहीं होना, लेकिन ये है कि एक पॉइंट पे स्टिक रहने के लिए ना आपको वीडियो को थोड़ा कंसाइज बनाना पड़ता है, कोई आपको शॉर्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, वीडियो को एक पॉइंट पे रहने के लिए। क्योंकि अभी हम क्या पढ़े, अभी हम सिर्फ डिफरेंस पढ़े हैं, ठीक है। जस्ट हमने एक सरसरी सा डिफरेंस देखा है। ओके जी, सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।